सोचिए जरा, वो मुगल सल्तनत जिसकी दौलत और ताकत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आखिर क्यों उस सल्तनत के बादशाह अपनी ही बेटियों की शादी करने से कतराते थे? ये कहानी किसी एक बादशाह के जुल्म की नहीं है, बल्कि ये सत्ता को बचाने के उस खतरनाक खेल की कहानी है जहां एक छोटी सी भी चूक पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती थी। तो सवाल यही है कि क्या ये तख्त बचाने की कोई मजबूरी थी जिसके लिए शहजादियों की खुशियों की बलि दे दी गई, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले इस अनसुलझे सवाल की जड़ तक जाएंगे, फिर तख्त बचाने की उस शाही रणनीति को समझेंगे, हरम की असली ताकत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि औरंगजेब ने इस पूरे खेल को कैसे पलट कर रख दिया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, शहजादियों की शादी न करने का ये चलन कोई सदियों पुरानी मुगल परंपरा नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक खास दौर में लिया गया एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। और ये बदलाव ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बेटी बख्शी बेगम, इन दोनों की शादियां हुई। लेकिन अकबर के दौर के बाद से जहांगीर और शाहजहां के वक्त तक आते आते ये सिलसिला लगभग थमसा गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? असल में जब मुगल खानाबदोश हमलावरों से हिंदुस्तान के एक स्थायी बादशाह बन रहे थे, तो उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए नए दांव-पेच की जरूरत थी। और यहीं से ये सोच पैदा हुई कि शाही खानदान की ताकत और रुतबे को कैसे महदूद रखा जाए, कैसे उसे बिखरने से बचाया जाए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर क्यों नहीं होती थी ये शादियां। इस तख्त बचाने की पूरी रणनीति के पीछे 3 बहुत ही ठोस वजह थीं जिन्होंने इस पूरी पॉलिसी को जन्म दिया। ये 3 वजहें थीं। पहली, एक सोची समझी राजनीतिक चाल, दूसरी, अपनी बादशाहत का एक साइकोलॉजिकल गेम, और तीसरी, एक सामाजिक दलील। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे बड़ा खतरा था सियासत का। जरा सोचिए, अगर किसी शहजादी की शादी एक ताकतवर मनसबदार या जनरल से हो जाती, तो वो दामाद खुद एक नया पावर सेंटर बन जाता, है ना? दरबार में उसकी अपनी लॉबी बन जाती और बादशाह के किसी भी कमजोर पल में यही दामाद बगावत करके तख्त पर अपना दावा ठोक सकता था। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। मुगल बादशाह खुद को जिल्ले इलाही कहते थे, यानी जमीन पर खुदा का साया। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, नहीं, ये उनकी पूरी हुकूमत की, उनकी पूरी ताकत की बुनियाद थी। और उस जमाने की रिवायत के हिसाब से बेटी देने वाला परिवार हमेशा लड़के वालों से थोड़ा नीचे माना जाता था। तो अगर बादशाह अपनी बेटी किसी को ब्याह दे, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो उस शख्स को अपने बराबर या खुद से बड़ा मान रहा है। और खुदा का साया भला किसी इंसान के बराबर या उससे छोटा कैसे हो सकता है? अब इस पूरी पॉलिसी को एक सामाजिक और मजहबी जामा पहनाने के लिए कुफू का कॉन्सेप्ट सामने लाया गया। इस्लाम में कुफू का मतलब है कि शादी हमेशा बराबरी के दर्जे और खानदान में ही होनी चाहिए। और मुगल तो खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानते थे। उनका मानना था कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा खानदान उनके रुतबे के, उनकी शान के बराबर है ही नहीं। तो जब कोई बराबरी का है ही नहीं, तो फिर शादी किससे हो? ये उनकी बादशाहत का, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि शादी ना होने से इन शहजादियों की जिंदगी बेबसी और गुमनामी में गुजरती थी, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। चलिए अब मुगल हरम की उस दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ ऐशो आराम की जगह नहीं, बल्कि सियासत और ताकत का एक जबरदस्त सेंटर थी। मुगल हरम एक तरह से एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन की तरह था, जिसे औरतें और ख्वाजा सरा चला रहे थे। टॉप पर होती थी बादशाह बेगम, जिनके पास शाही मोहर उज़ूक होती थी। उनके नीचे थी महलदार, जो हरम की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, बल्कि बादशाह की सबसे खास जासूस भी थीं। और फिर थीं तहवीलदार, जो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालती थीं। और इस ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम। हाँ, उनसे शादी का हक तो छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने दम पर व्यापार और सियासत का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जरा उनकी दौलत का अंदाजा लगाइए। औरंगजेब के दौर में जहांआरा को सालाना 17 लाख रुपए का वजीफा मिलता था। 17 लाख रुपए? आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होगी।
वो उस दौर की सबसे अमीर और ताकतवर महिलाओं में से एक थीं, इसमें कोई शक नहीं। और ये सिर्फ वजीफे की बात नहीं थी। जहां आरा का कंट्रोल उस वक्त के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर था, उनके पास रहीमी जैसे बड़े बड़े जहाज थे। वो डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों से सीधी डील करती थीं। और तो और वो निशान नाम के अपने शाही फरमान भी जारी करती थीं। वो एक सीईओ की तरह अपना बिजनेस एम्पायर चला रही थीं। लेकिन फिर वक्त बदला, बादशाह बदला और पॉलिसी भी बदल गई। औरंगजेब के दौर में इसी नो मैरिज पॉलिसी में एक बहुत ही शातिर मोड़ आया। औरंगजेब ने इस पूरी पॉलिसी को अपने हिसाब से बदल दिया। उसने मजहब और सियासत को मिलाकर एक नया दाव चला। उसने शहजादियों की शादियां करवाईं, लेकिन किससे? अपने ही उन दुश्मनों के बेटों से जिन्हें वो या तो जंग में हरा चुका था या फिर मरवा चुका था। ये एक बेहद शातिर सियासी चाल थी। जैसे दारा शिकोह के वंश से बगावत का खतरा खत्म करने के लिए उसने अपनी ही बेटी की शादी दारा के बेटे से करवा दी। नतीजा, दुश्मन अब रिश्तेदार मतलब दामाद बन चुके थे और पूरी तरह उसके कंट्रोल में थे। इन दामादों के पास न कोई फौज थी, न कोई जागीर। बगावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस सियासत की बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। औरंगजेब की अपनी बेटी ज़ैब-उन-निसा की कहानी इसका सबसे दर्दनाक पहलू है। वो मख्फी के नाम से बेहतरीन शायरी लिखती थीं, एक बड़ी इंटेलेक्चुअल थीं। लेकिन जब उन्होंने अपने बागी भाई का साथ दिया तो औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में पूरे 20 साल के लिए कैद कर दिया और वहीं उसी कैद में उनकी मौत हो गई। तो हाँ, इन मुगल शहजादियों की जिंदगी की कहानी सत्ता की कीमत पर लिखी गई थी। उन्हें शादी की आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने व्यापार में, सियासत में, कला में अपनी ताकत का एक नया आसमान बनाया। और इन शहजादियों ने ये साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ तख्त पर नहीं होती। असली ताकत तो अक्सर उन लोगों के हाथ में होती है जो पर्दे के पीछे से खामोशी से फैसले लेते हैं और कभी दुनिया के सामने नहीं आते।